दोस्तों, आज आप सुनेंगे सर आर्थर कॉनन डॉयल के मशहूर उपन्यास द हाउंड ऑफ बास्करविल का 5वां और आखिरी भाग। अगली सुबह मैं समय से पहले ही सोकर उठ गया था, लेकिन होम्स मुझसे भी पहले उठ चुका था, क्योंकि तैयार होते समय मैंने उसे आते हुए देखा। उसने खुशी से अपने हाथ मलते हुए कहा, हमारा आज का पूरा दिन बहुत ही व्यस्त रहने वाला है। जाल बिछ चुका है और शिकार किसी भी पल फंसने वाला है। आज शाम तक हमें पता चल जाएगा कि हमारा शिकार चंगुल में फंसा या जाल से फिसल गया। क्या तुम बियाबान का चक्कर लगा भी आए? मैंने पूछा। मैंने सेल्डन की मौत की खबर ग्रिम्पेन से प्रिंसटाउन भेज दी है। मेरी समझ में तुम लोगों को जरा भी परेशानी नहीं होगी। मैंने अपने भरोसेमंद कार्टराइट को भी सूचना भेज दी है, जो मेरी खैरियत की खबर न पाने तक मेरी झोंपड़ी के बाहर वैसे ही पड़ा रहता है, जैसे कोई पालतू कुत्ता अपने मालिक की कब्र पर पड़ा रहता है। और अब अगली चाल क्या होगी? मैंने पूछा। सर हेनरी से मुलाकात। आह, ये रहा वो। हमें साथ खड़े देखकर सर हेनरी बोला, गुड मॉर्निंग होम्स। तुम तो उस जनरल की तरह लग रहे हो जो अपने चीफ के साथ लड़ाई की योजना बना रहा हो। बिल्कुल वही हो रहा है सर हेनरी। मैं वॉटसन को कुछ निर्देश दे रहा हूं। मुझे भी दो ना, सर हेनरी ने बड़े ही उत्साह से कहा। बहुत अच्छे। मेरे ख्याल से तुम आज स्टेपल्टन के साथ डिनर करने वाले हो। हाँ, आज उसने मुझे अपने यहाँ बुलाया है, सर हेनरी ने कहा। मैं चाहता हूं कि तुम भी मेरे साथ चलो। वो बहुत ही मिलनसार है और तुम्हें देखकर वो बहुत खुश होगा। मुझे और वॉटसन को तो लंदन जाना है, होम्स ने कहा। लंदन? हाँ, मुझे लग रहा है कि इस वक्त हमारा वहां होना बहुत जरूरी है। सर हेनरी के चेहरे पर निराशा छा गई। मुझे तो उम्मीद थी कि तुम केस सुलझने तक यहीं मेरे पास रहोगे। अकेले रहने पर यह जगह बहुत ही मनहूस लगती है। मेरे दोस्त, तुम्हें आंखें बंद करके मुझ पर भरोसा करना होगा और उस पर जो मैंने तुमसे कहा है। तुम अपने दोस्त से कहना कि हमें तुम्हारे साथ आने में बहुत खुशी होती, लेकिन इस समय हमें जरूरी काम से शहर जाना पड़ रहा है। हम बहुत जल्दी डेवनशायर लौट आएंगे। उसको ये संदेश देना बिल्कुल मत भूलना। तुम इतना जोर देकर कह रहे हो तो जरूर कह दूंगा। तुम्हें कहना ही होगा, ये बहुत ही जरूरी है, होम्स ने कहा। सर हेनरी का चेहरा देखकर मैं समझ गया कि इस तरह हमारा उसे अकेला छोड़कर जाना उसे अच्छा नहीं लग रहा है। उसने ठंडेपन से पूछा, कब जाना चाहते हो तुम लोग? नाश्ते के फौरन बाद। हम यहाँ से ड्राइव करके जाएंगे, लेकिन वॉटसन अपना सामान यहीं छोड़ जाएगा, जिससे तुम्हें भरोसा रहे कि वो वापस आएगा। वॉटसन, तुम स्टेपल्टन को नोट लिखकर भेज दो कि तुम्हें खेद है कि तुम उसके यहाँ नहीं पहुंच सके। मेरा मन कर रहा है कि मैं भी तुम लोगों के साथ लंदन चलता हूँ। मैं यहाँ अकेले क्या करूँगा? सर हेनरी ने कहा। क्योंकि तुम्हारा काम यही है, क्योंकि तुमने मुझसे वादा किया है कि तुम वही करोगे जो मैं तुम्हें कहूंगा, और मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम्हें यहीं रुकना है। ठीक है, रुक जाता हूं। एक और बात, मैं चाहता हूं कि मैरीपेट हाउस तक तुम ड्राइव करके जाओ और फिर अपनी गाड़ी वापस लौटाकर उन लोगों को ये बताओ कि तुम पैदल ही घर लौटोगे। मैं बियाबान में पैदल जाऊंगा? हाँ, लेकिन तुम तो बार बार कहते हो कि मुझे ऐसा नहीं करना है। इस बार ऐसा करने पर तुम्हें कुछ नहीं होगा। अगर मुझे तुम्हारे हौसले पर भरोसा नहीं होता तो मैं ये सुझाव नहीं देता, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि तुम ऐसा ही करो। तो फिर मैं ऐसा ही करूंगा, सर हेनरी ने कहा। और अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो बियाबान में इधर उधर मत जाना, बल्कि सीधे अपने घर की ओर जाने वाले रास्ते को ही पकड़ना। ठीक है, मैं वैसा ही करूंगा जैसा तुमने कहा। बहुत बढ़िया। मैं नाश्ते के बाद जल्दी से जल्दी निकल जाऊंगा, जिससे दोपहर तक लंदन पहुंच सकूं, होम्स ने कहा। होम्स के अचानक इस प्रोग्राम से मैं भी हक्का बक्का था। हालांकि मुझे याद आया कि होम्स ने स्टेपल्टन को बताया था कि वो अगले दिन तक ही वहां रहेगा, लेकिन मुझे फिर भी ऐसा विचार नहीं आया था कि वो मुझे भी अपने साथ जाने को कहेगा। मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे नाजुक वक्त में हम दोनों ही वहां से कैसे जा सकते थे, लेकिन होम्स की बात मानने के अलावा हमारे पास दूसरा कोई चारा भी नहीं था। इसलिए अपने दुखी मित्र से विदा लेकर 1 घंटे के बाद हम स्टेशन पर थे और गाड़ी वापस भेज चुके थे। प्लेटफॉर्म पर एक छोटा लड़का इंतजार कर रहा था। मेरे लिए क्या हुक्म है सर? उसने होम्स से पूछा। तुम इस ट्रेन से शहर जाओगे कार्टराइट, और जैसे ही तुम वहां पहुंचोगे तुम सर हेनरी को मेरे नाम से तार भेजोगे कि अगर उसे वो पॉकेट बुक मिले जो मुझसे गिर गई थी तो रजिस्ट्री से बेकर स्ट्रीट भेज देगा। ठीक है सर,
कार्टराइट ने कहा। और अभी जाकर स्टेशन के ऑफिस पर पूछो कि मेरे लिए कोई संदेश तो नहीं है। लड़का एक टेलीग्राम लेकर लौटा जिसे होम्स ने मुझे थमा दिया। उस पर लिखा था, तुम्हारा तार मिला, बिना हस्ताक्षर का वारंट लेकर आ रहा हूँ, 5:40 तक आ जाऊंगा, लेस्ट्रेड। ये मेरे सुबह के टेलीग्राम का जवाब है। ये आदमी अपने काम में बड़ा ही होशियार है, वॉटसन। मुझे लगता है कि हमें इसकी मदद की जरूरत पड़ेगी। तुम्हारी दोस्त मिसेस लॉरा लियोन्स से बातचीत करके अपना वक्त बिताते हैं। मुझे उसकी चाल अब कुछ कुछ समझ में आने लगी थी। वो सर हेनरी के द्वारा स्टेपल्टन परिवार को ये यकीन दिलाना चाह रहा था कि हम वास्तव में जा चुके हैं, जबकि हम उस वक्त तक उस जगह पर मौजूद रहेंगे जहां हमारी वास्तव में जरूरत होगी। अगर सर हेनरी लंदन से आए उस टेलीग्राम का जिक्र स्टेपल्टन परिवार से करता है तो उनके मन से सारे शक दूर हो जाएंगे। मुझे तो अभी से वो जाल में फंसा दिखाई पड़ रहा था। मिसेस लॉरा लियोन्स अपने दफ्तर में थी और शर्लॉक होम्स की बेबाक बातचीत से उसे बड़ी ही हैरानी हुई। होम्स ने कहा, मैं उन हालातों की छानबीन कर रहा हूँ जिनमें सर चार्ल्स बैस्करविल की मौत हुई थी। मेरे दोस्त डॉक्टर वॉटसन ने मुझे तुम्हारी पूरी बात बता दी है, जो तुमने उसे बताया था, और वो भी जो तुमने उसे नहीं बताया था। मैंने कौन सी बात छिपाई है? लॉरा ने पूछा। तुमने कबूल किया कि तुमने सर चार्ल्स को 10 बजे गेट पर बुलाया था। हम जानते हैं कि उसकी मौत भी उसी वक्त उसी जगह हुई थी। तुमने ये नहीं बताया कि तुम्हारे बुलाने और उसके मौत के बीच की कड़ी क्या थी। ऐसी कोई कड़ी नहीं थी। तब तो दोनों घटनाओं का एक ही समय पर घटना वाकई बड़ी हैरानी की बात है, लेकिन मुझे लगता है कि हम कोई ना कोई कड़ी जरूर निकाल लेंगे। मैं तुमसे बिल्कुल सीधी बात करूंगा मिसेस लियोन्स, ये केस हत्या का है और सबूतों के आधार पर तुम्हारे दोस्त स्टेपल्टन को ही नहीं, उसकी पत्नी को भी आरोपी माना जा सकता है। मिसेस लियोन्स बेचैनी से अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई। उसकी पत्नी? ये कोई राज की बात नहीं है। जो उसकी बहन के तौर पर उसके साथ रहती है, असल में वो उसकी पत्नी है। मिसेस लियोन्स फिर से कुर्सी पर बैठ गई। उसने कुर्सी के हत्थों को जोरों से जकड़ रखा था और मैंने देखा कि उसके गुलाबी नाखून सफेद पड़ गए थे। फिर अचानक जैसे उसकी आंखों से आग निकलने लगी। उसकी पत्नी? वो शादीशुदा नहीं है। तुम मुझे साबित करके दिखाओ। कर सकते हो ऐसा? मैं ऐसा करने के लिए तैयार होकर आया हूं। होम्स ने अपनी जेब से कई कागजात निकालते हुए कहा, ये देखो, ये फोटो 4 साल पहले यॉर्क में ली गई थी। इस पर लिखा है मिस्टर और मिसेस वॉन्डिलियर, लेकिन उसे और उसकी पत्नी को पहचानने में तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। और ये उन दोनों के भरोसेमंद गवाहों के दस्तावेज हैं जो उस समय सेंट ओलिवर के निजी स्कूल में काम करते थे। इन्हें पढ़ो और देखो कि क्या तुम्हारे मन में अब भी उन दोनों की असलियत के बारे में कोई संदेह बाकी है। उसने सारे कागजात और फोटो देखे और हताश चेहरे से हमारी ओर ताकने लगी। फिर वो बोली, मिस्टर होम्स, इस आदमी ने मुझसे इस शर्त पर शादी का वादा किया है कि मैं अपने पति से तलाक ले लूं। उस दुष्ट ने मुझसे झूठ कहा है। उसकी एक भी बात सच नहीं है। लेकिन क्यों? मुझे लगता था कि वो ये सब मेरी भलाई के लिए कर रहा है, लेकिन अब मैं समझ गई हूं कि मैं उसके हाथों में सिर्फ एक खिलौना थी। मैं उस पर कोई भरोसा क्यों करूं जब उसने मुझ पर भरोसा नहीं किया? मैं उसके दुष्ट कर्मों को क्यों छिपाऊं? मुझसे जो भी पूछना है पूछ लो, मैं अब कुछ भी नहीं छिपाऊंगी। लेकिन एक बात मैं ये भी मानती हूं कि जब मैंने वो खत लिखा था तब मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उस बुजुर्ग को कोई भी नुकसान पहुंचेगा। मैं उसकी बहुत इज्जत करती थी। हम दोनों अच्छे दोस्त थे। मैं तुम्हारी बात पर पूरी तरह विश्वास कर रहा हूं, शर्लॉक होम्स ने कहा। इन बातों को दोहराने में तुमको तकलीफ हो रही है, इसलिए मैं तुम्हें बताता हूं कि उस शाम क्या क्या हुआ था, और जहां भी मैं गलत हूं वहां मुझे टोक देना। ये चिट्ठी भेजने का सुझाव तुम्हें स्टेपल्टन ने दिया था। हाँ, और उसी ने ये सब लिखवाया था। वो बोलता जा रहा था और मैं लिख रही थी। मुझे लगता है कि उसी ने तुमसे कहा होगा कि सर चार्ल्स तुम्हें तलाक का खर्चा दे देगा। हाँ, उसी ने कहा था। और फिर जब तुमने खत भेज दिया तो उसने तुम्हें वहां ना जाने की सलाह दी। हाँ, उसने मुझसे कहा कि अगर कोई दूसरा पुरुष मेरी मदद करेगा तो उसके आत्मसम्मान को ठेस लगेगी, और भले ही वो गरीब है लेकिन वो हमारे बीच आ रही हर अड़चन को हटाने के लिए अपनी पाई पाई लगा देगा। फिर तुमने अखबार में पढ़ा कि उसकी मौत हो गई, और उसने तुमसे ये वादा लिया कि सर चार्ल्स को लिखे हुए उस खत के बारे में तुम किसी से नहीं कहोगी।
हाँ, उसने कहा कि उसकी मौत बड़ी ही रहस्यमयी थी और अगर किसी को पता चला तो सब लोग मुझ पर शक करेंगे। उसने मुझे चुप रहने के लिए बुरी तरह से डरा दिया था। लेकिन क्या तुम्हें थोड़ा बहुत शक हुआ था? वो थोड़ा हिचकी और नीचे देखने लगी। मैं उसे जानती थी, पर अगर उसने मेरे साथ बात की होती तो भी मैं उसका साथ निभाती। वैसे मैं सोचता हूँ कि यह अच्छा ही हुआ कि तुम उसके चंगुल से बच गईं, होम्स ने कहा। अब हम चलते हैं मिसेस लियोन्स, और जल्दी ही हम तुमसे संपर्क करेंगे। स्टेशन पर आकर ट्रेन का इंतजार करते हुए होम्स बोला, हमारा केस सुलझता जा रहा है और मुश्किलें कम होती जा रही हैं। जल्दी ही मैं आज के ज़माने का सबसे सनसनीखेज केस सुलझाने वाला हूँ। आज से पहले भी बड़े बड़े केस हमारे सामने आए हैं, लेकिन ये अपने आप में बहुत ही अजीब है। अब भी हमारे पास इस धूर्त आदमी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है कि आज रात सब कुछ साफ हो जाएगा। लंदन एक्सप्रेस धड़धड़ाती हुई स्टेशन पर आई और फर्स्ट क्लास के डिब्बे से एक छोटा सा आदमी नीचे कूदा। हम तीनों ने हाथ मिलाए और लेस्ट्रेड की नज़रों में होम्स के प्रति जो इज्जत दिखाई दी, उसे देखकर मैं समझ गया कि उसने होम्स से बहुत कुछ सीखा है। उसने पूछा, कोई अच्छी खबर? कई सालों में सबसे पेचीदा केस। हमारे पास अभी 2 घंटे हैं, चलकर कहीं खाना खाते हैं और उसके बाद लेस्ट्रेड हम तुमको डार्टमूर की रात की खुली ताज़ी हवा खिलाएंगे। तुम वहां कभी नहीं गए हो। मुझे नहीं लगता कि तुम वहां का अपना पहला अनुभव कभी भी भुला पाओगे। शर्लॉक होम्स में अगर कोई कमी थी तो ये थी कि वो अपनी सारी योजना आखिरी समय तक किसी को भी नहीं बताता था। कुछ हद तक ये उसका स्वभाव था कि वो दूसरों पर हावी रहना चाहता था, या शायद उसके पेशे की मांग थी कि किसी पर भी भरोसा ना किया जाए। लेकिन इसका नतीजा ये होता था कि उसके साथ काम करने वाले हमेशा उलझन में रहते थे। मैं खुद ये सब भुगत चुका था, लेकिन आज अंधेरे में ड्राइव करते समय ये उलझन सबसे ज्यादा थी। हमारे सामने एक बहुत ही मुश्किल केस था। हम अपनी ये आखिरी कोशिश करने जा रहे थे और होम्स ने अब तक हमें कुछ भी नहीं बताया था। मैं सिर्फ अंदाज़ा लगा रहा था कि वो क्या करेगा। आखिरकार जब हमारे चेहरों से ठंडी हवाएं टकराईं और उस संकरी सड़क के चारों ओर फैले खालीपन को देखा तो हम समझ गए कि बियाबान आ गया है। मेरी रग रग में रोमांच छा गया। घोड़ों की हर टाप और पहियों के हर घुमाव के साथ हम अपने परम रोमांच की ओर बढ़ रहे थे। किराए की गाड़ी के ड्राइवर की मौजूदगी में हम बात नहीं कर पा रहे थे, इसलिए इधर उधर की बातों से अपने मन की बेचैनी को कम करने की कोशिश कर रहे थे। आखिरकार जब हम फ्रैंकलैंड हाउस से गुजरकर हॉल के करीब पहुंचे तो मैंने राहत की सांस ली। हम सीधे मुख्य दरवाजे तक न जाकर गेट पर ही उतर गए। गाड़ीवान का किराया चुकाकर उसे वापस भेज दिया गया और हम मैरीपेट हाउस की ओर बढ़ चले। क्या तुम अपने साथ हथियार लाए हो, लेस्ट्रेड? जासूस मुस्कुराया और बोला, जब तक मैंने पैंट पहन रखी है तब तक मेरे पास जेब होती है, और जब जेब होती है तो उसमें कुछ ना कुछ जरूर होता है। बहुत अच्छा, मेरे मित्र और मेरे पास भी किसी भी हालात का सामना करने का सामान है, होम्स ने कहा। होम्स, तुम इस केस की तह तक पहुंच चुके हो, तो अब तो बता दो कि तुम कौन सी चाल चलने वाले हो, लेस्ट्रेड ने पूछा। इंतजार की चाल। वाकई ये जगह बहुत ही मनहूस लग रही है, लेस्ट्रेड ने इधर उधर देखते हुए कहा। मुझे अपने सामने किसी मकान की रोशनी टिमटिमाती दिखाई दे रही है। वो मैरीपेट हाउस है, हमारी यात्रा का अंत। तुम लोग दबे पांव चलना और फुसफुसाते हुए ही बात करना। हम बड़े ही चौकन्ने होकर घर की ओर बढ़ रहे थे, पर होम्स ने हमें करीब 65 मीटर की दूरी पर ही रोक दिया। बस यहीं तक, वो बोला। दाईं तरफ की ये चट्टानें हमारे लिए बेहतरीन पर्दे का काम करेंगी। क्या हमें यहाँ पर इंतजार करना है? हाँ, यहीं पर। लेस्ट्रेड, तुम इस खोखली जगह में घुस जाओ। तुम तो घर के अंदर जा चुके हो ना वॉटसन। क्या तुम बता सकते हो कि कौन सा कमरा किधर पड़ता है? इस तरफ ये जालीदार खिड़कियां कैसी हैं? ये किचन की खिड़कियां हैं शायद, मैंने कहा। और उनके आगे वाली खिड़की जहां से तेज रोशनी आ रही है, वो तो शर्तिया डाइनिंग रूम है। पर्दे उठे हुए हैं। तुम इस इलाके को अच्छी तरह जानते हो। चुपचाप रेंगते हुए जाकर देखो कि वे लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये शक बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि कोई उनके ऊपर नजर रख रहा है। मैं दबे पांव उस रास्ते पर चलता हुआ बगीचे के चारों ओर खड़ी नीची दीवार के पीछे झुककर बैठ गया।
ऐसे ही बैठे बैठे मैं खिसकता हुआ वहां तक पहुंचा जहां से बिना पर्दे वाली खिड़की से सीधे भीतर देखा जा सकता था। कमरे में 2 ही आदमी थे, सर हेनरी और स्टेपल्टन। वे दोनों गोल मेज पर मेरी ओर मुंह किए बैठे थे। दोनों सिगार पी रहे थे और सामने कॉफी और शराब रखी हुई थी। स्टेपल्टन बड़े ही उत्साह से कुछ बता रहा था, पर सर हेनरी परेशान सा था। शायद बियाबान के सन्नाटे से होते हुए अकेले वापस जाने का ख्याल उसे डरा रहा था। मैं उन पर नजरें गड़ाए बैठा था। तभी स्टेपल्टन उठकर कमरे में चला गया। सर हेनरी ने फिर से अपना गिलास भरा और कुर्सी पर पसर कर सिगार के कश लेने लगा। फिर मैंने दरवाज़ा खुलने की चरमराहट सुनी और पत्थरों पर बूटों वाले पाँव के चलने की आवाज़ भी। ये आवाज़ जहाँ मैं छिपा हुआ था उस दीवार की दूसरी ओर से आ रही थी। मैंने झांक कर देखा तो स्टेपल्टन बगीचे के कोने में बने एक कमरे के दरवाजे पर रुका। उसने एक ताले में चाबी घुमाई और जब वो अंदर घुसा तो एक अजीब सी आवाज़ मुझे सुनाई दी। वो करीब 1 मिनट तक अंदर रहा और मैंने फिर से चाबी घूमने की आवाज़ सुनी। वो वापस घर में चला गया और जाकर अपने मेहमान के पास बैठ गया। मैं अपने दोस्तों को ये सारी बात बताने के लिए वापस मुड़ गया। जब मैंने उन्हें ये सब बताया तो होम्स बोला, तुम ये कह रहे हो वॉटसन कि वो औरत अंदर नहीं है? नहीं। तो फिर वो है कहाँ? क्योंकि किचन के अलावा किसी भी दूसरे कमरे में तो रोशनी है ही नहीं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो कहाँ हो सकती है। मैं बता चुका हूँ कि पूरे बियाबान में उस वक्त घना सफ़ेद कोहरा छाया हुआ था। ये कोहरा धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ रहा था। उसके ऊपर चांद चमक रहा था और वो एक चमकीला बर्फ के मैदान जैसा दिखाई दे रहा था। होम्स की आंखें उसी ओर टिकी थीं। अपनी ओर धीरे धीरे आते कोहरे को देखकर वो बेसब्री से बड़बड़ा रहा था। वो हमारी तरफ ही बढ़ रहा है वॉटसन। क्या कोई गंभीर बात है? मैंने पूछा। बहुत ज्यादा गंभीर। पूरी दुनिया में ये कोहरा ही मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर सकता है। अब सर हेनरी को आने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। 10 बज चुके हैं। हमारी सफलता और उसकी जिंदगी इस बात पर निर्भर है कि वो कोहरा पूरी तरह छा जाने से पहले आता है या नहीं। आधे चांद की रोशनी से पूरा दृश्य नहाया हुआ था। हम घर की छत और चिमनी को देख पा रहे थे। नीचे वाली खिड़कियों से छन छन कर आती सुनहरी रोशनी बगीचे और बियाबान तक फैल रही थी। अचानक एक रोशनी गुल हो गई। नौकर किचन से जा चुके थे। डाइनिंग रूम में लैंप बचा था, जहां दोनों आदमी, एक हत्यारा मेहमान नवाज और दूसरा बेखबर मेहमान, अब भी सिगार के कश लेते हुए बात कर रहे थे। कोहरा हर मिनट घर की ओर बढ़ता आ रहा था। रोशनी बिखेरती खिड़की पर भी हल्का हल्का कोहरा छा चुका था। बगीचे के दूसरी तरफ की दीवार अदृश्य हो चुकी थी और पेड़ों पर भी सफ़ेद कोहरा नाच रहा था। हमारे देखते ही देखते घर के दोनों कोनों से वो आगे बढ़कर चारों ओर छा गया। होम्स ने सामने की चट्टान पर जोर से हाथ मारा और बेसब्री से पैर पटका। अगर 15 मिनटों में वो बाहर नहीं आया तो कोहरा और घना हो जाएगा। आधे घंटे में तो हम अपने हाथ भी नहीं देख पाएंगे। क्या हम कुछ पीछे खिसक जाएं, जहां जमीन ऊंचाई पर है? हाँ, यही ठीक रहेगा। हम पीछे हटने लगे और घर से करीब आधा किलोमीटर दूर हो गए। कोहरा धीरे धीरे आगे बढ़ता ही जा रहा था। हम कुछ ज्यादा ही दूर आ गए हैं, होम्स ने कहा। हमें किसी भी हाल में ये खतरा मोल नहीं लेना चाहिए कि हमारे पास आने से पहले ही वो शिकार बन जाए। हमें हर हाल में यहीं जमे रहना होगा। वो घुटनों के बल नीचे बैठ गया और जमीन पर कान टिकाकर सुनने लगा। शुक्र है, मेरे ख्याल से वो आ रहा है, उसने कहा। तेज कदमों की आवाज से बियाबान का सन्नाटा टूट गया। पत्थरों के पीछे छिपे हम लोग चौकन्ने होकर सामने देखने लगे। कदमों की आवाज तेज होती गई और कोहरे के पर्दे में से वो शख्स निकला जिसका हम इतनी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उसने अपने चारों ओर देखा, फिर जल्दी जल्दी हमारे पास से गुजरता हुआ हमारे पीछे के लंबे ढलान की ओर चला गया। चलते चलते वो बार बार अपने इर्द गिर्द देख रहा था, मानो किसी उलझन में हो। मुझे एक रिवॉल्वर के खुलने की आवाज़ सुनाई दी और होम्स ने अचानक कहा, देखो देखो, वो आ रहा है। कहीं से कुछ आवाज़ सी आ रही थी। बादल हमसे करीब 16 मीटर की ऊंचाई पर था और हम तीनों सांस रोके आने वाले भयानक पल का इंतजार कर रहे थे। मैं होम्स के बिल्कुल बगल में था। मैंने पल भर के लिए उसके चेहरे की ओर देखा। उसका चेहरा सफ़ेद और तना हुआ था और चांद की रोशनी में उसकी आंखें चमक रही थीं। पर अचानक वो टकटकी बांध आगे देखने लगा और आश्चर्य से उसका मुंह खुल गया।
उसी समय लेस्ट्रेड के मुंह से एक खौफ भरी चीख निकली और वो जमीन में मुंह सटाकर लेट गया। मैं कूदकर खड़ा हो गया और मेरे हाथ रिवॉल्वर की ओर बढ़ गए। कोहरे से अचानक प्रकट हुई उस भयानक आकृति ने हमें जैसे जड़ कर दिया था। वो शिकारी कुत्ता ही था, बहुत ही बड़ा, भयानक, काला शिकारी कुत्ता, ऐसा जैसा किसी इंसान ने आज तक नहीं देखा होगा। उसके खुले मुंह से जैसे आग की लपटें निकल रही थीं, आंखों से भी मानो आग निकल रही थी और उसके पूरे शरीर से आग निकल रही थी। कोई बुरे से बुरा सपना देखे तब भी इतने भयानक नारकीय जंतु की कल्पना भी नहीं कर सकता जो हमने उस समय देखा था। लंबी लंबी छलांगे लगाता वो विशाल काला कुत्ता हमारे दोस्त का पीछा कर रहा था। उसे देखकर हम हक्के बक्के रह गए और वो हमारे करीब से गुजर गया। तब जाकर हमें होश आया। फिर होम्स और मैंने एक साथ अपने रिवॉल्वर दाग दिए और कुत्ते ने एक भयानक चीख मारी, जिससे जाहिर था कि कम से कम एक का निशाना तो ठिकाने पर लगा ही था। लेकिन उसके बाद भी वो रुका नहीं और आगे दौड़ता गया। दूर हमने देखा कि सर हेनरी ने पीछे मुड़कर देखा। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ा हुआ था, हाथ डर के मारे ऊपर उठे हुए थे और वो बड़ी ही बेबसी से अपना पीछा कर रहे उस खौफनाक कुत्ते की ओर देख रहा था। लेकिन कुत्ते के मुंह से निकली दर्द की वो चीख हमारे सारे डर को खत्म कर गई थी। अगर उसे चोट लग सकती थी तो इसका मतलब वो कोई प्राणी ही था, कोई भूत प्रेत या पिशाच नहीं। अगर हम उसे जख्मी कर सकते थे तो उसे जान से भी मार सकते थे। उस रात जिस तरह होम्स दौड़ा, मैंने किसी को भी आज तक उस तरह दौड़ते नहीं देखा। लोग कहते हैं कि मैं भी बहुत तेज दौड़ता हूँ, लेकिन वो मेरे से उतना ही आगे बढ़ गया था जितना मैं लेस्ट्रेड के आगे था। जब हम हवा से बातें करते दौड़ रहे थे तो सर हेनरी की चीख पर चीख और कुत्ते की गुर्राहट को सुन पा रहे थे। हम वहां तक पहुंचे ही थे कि कुत्ते ने अपने शिकार को धर दबोचा और उसको जमीन पर पटक कर उसकी गर्दन पर दांत गड़ा दिए। लेकिन उसी पल होम्स ने अपने रिवॉल्वर की सारी गोलियां कुत्ते के शरीर में दाग दीं। एक लंबी दर्द भरी चीख के साथ वो कुछ देर छटपटाता रहा और फिर शांत पड़ गया। मैं हांफता हुआ झुका और उसके भयानक चमकते हुए सिर पर रिवॉल्वर तान दी, लेकिन अब ऐसा करना बेकार था। वो विशाल और खूंखार कुत्ता मर चुका था। सर हेनरी गिरकर बेहोश हो चुका था। हमने जल्दी से उसका कॉलर खोलकर देखा और जब वहां कोई गहरा घाव नहीं दिखाई दिया तो होम्स ने चैन की सांस ली। उसको बिल्कुल सही वक्त पर बचा लिया गया था। हमारे दोस्त की आंखों में हरकत हुई और उसने हिलने की कोशिश की। लेस्ट्रेड ने अपनी ब्रांडी का फ्लास्क उसके मुंह से लगा दिया और दो डरी हुई आंखें हमारी ओर ताकने लगीं। वो कौन था? वो क्या बला थी? वो जो कुछ भी था वो मर चुका है। हमने तुम्हारे परिवार की बला को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है, होम्स ने कहा। शारीरिक आकार और बल में हमारे सामने पड़ा वो कुत्ता वाकई बहुत ही भयावह था। वो दो खतरनाक नस्लों से जन्मा था, बहुत ही खूंखार और एक छोटी शेरनी जितना बड़ा। अब भी मौत की शिथिलता में भी उसके विशाल जबड़े से एक नीली सी लपट निकल रही थी और उसकी क्रूर आंखों से आग निकल रही थी। मैंने उसके चमकते मुंह पर हाथ फेरा तो मेरी खुद की उंगलियों पर भी आग जैसी कोई चीज चमकने लगी। ओह, फॉस्फोरस, मैंने कहा। बड़ी ही चालाकी से तैयार किया गया है, होम्स ने मरे हुए कुत्ते को सूंघते हुए कहा। इसमें कोई भी गंध नहीं है, नहीं तो कुत्ते को सूंघने की क्षमता में अड़चन आती। हमें तुमसे माफी मांगनी है सर हेनरी, जो हमने इतने खतरनाक दौर से तुम्हें गुजरने दिया। दरअसल मुझे यहाँ पर किसी शिकारी कुत्ते की उम्मीद थी, इस तरह के कुत्ते की नहीं, और कोहरे में हम इसे ठीक से देख नहीं पाए। तुमने मेरी जिंदगी बचाई है, लेकिन पहले तो हमने तुम्हारी जिंदगी को खतरे में भी डाल दिया था। क्या तुम खड़े हो सकते हो? मुझे ब्रांडी की एक घूंट और दे दो, फिर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे खड़ा होने में थोड़ी मदद करो और ये बताओ अब तुम क्या करना चाहते हो। वो लड़खड़ाता हुआ अपने पैरों पर खड़ा हो गया, लेकिन अब भी उसके चेहरे पर मुर्दनी छाई हुई थी। उसका पूरा शरीर थरथरा रहा था। हमने उसे एक चट्टान पर बैठा दिया और वो अपने चेहरे को हाथों से ढके वहां बैठकर कांपने लगा। होम्स ने उसे कहा, फिलहाल के लिए तो हम तुम्हें यहीं छोड़कर जा रहे हैं। हमें अब अपना बाकी काम करना है और हर पल बहुत ही कीमती है। हमारा पूरा केस तैयार है और बस उसे गिरफ्तार करना बाकी है।
गोलियों की आवाज़ से वो जान गया होगा कि उसका खेल खत्म हो गया है और शायद ही वो अपने घर पर मिले। जब हम दौड़ते हुए घर पर पहुंचे तो सामने का दरवाज़ा खुला हुआ था। हम सीधे अंदर घुस गए और एक एक कमरे की तलाशी लेने लगे। एक बूढ़ा नौकर हमें गलियारे में देखकर हक्का बक्का रह गया। डाइनिंग रूम के अलावा कहीं भी रोशनी नहीं थी, लेकिन होम्स ने लालटेन उठाई और घर का कोना कोना छान मारा। उस आदमी का कोई पता नहीं मिला जिसकी हमें तलाश थी, लेकिन ऊपर की मंजिल में एक कमरे के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। लेस्ट्रेड चिल्लाया, इसके अंदर कोई है, मुझे कुछ सुनाई दे रहा है, ये दरवाज़ा खोलो। अंदर से किसी के कराहने की आवाज़ आ रही थी। होम्स ने ताले के ठीक ऊपर दरवाजे पर अपने पैर से वार किया और वो खुल गया। रिवॉल्वर हाथ में लिए हम तीनों तेजी से कमरे में दाखिल हुए, लेकिन उस कमरे में उस धूर्त दुष्ट का कोई अता पता नहीं था जिसकी हमें तलाश थी, बल्कि हमें कुछ इतना ज्यादा अप्रत्याशित दिखाई दिया कि हम पल भर के लिए वहीं ठगे से खड़े रह गए। वो कमरा एक छोटा सा संग्रहालय बना हुआ था और दीवारों पर तितलियों और तिलचट्टों को कांच के केसों में मढ़कर सजाया गया था। उस पेचीदा और खतरनाक इंसान के मनोरंजन का यही साधन था। कमरे के बीच में एक खंबा था जो पुरानी दीमक खाई छत को सहारा दे रहा था। इस खंबे से कोई बंधा हुआ था और उसे इतने सारे कपड़ों से लपेटा गया था कि पल भर के लिए ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो कोई आदमी था या औरत। गले पर एक तौलिया लपेटकर उसे खंबे के पीछे बांध दिया गया था। दूसरा तौलिया चेहरे के निचले हिस्से पर था, जिसमें से दो आंखें दुख और लज्जा से भरी हमारी ओर ताक रही थीं। हमने तुरंत उसे खोला और मिसेज स्टेपल्टन वहीं जमीन पर बैठ गई। उसका खूबसूरत चेहरा नीचे झुका हुआ था और तभी मैंने उसकी गर्दन पर कोड़े की मार का घाव देखा। उसे देखकर होम्स के मुंह से निकला, वहशी आदमी। लेस्ट्रेड, अपनी ब्रांडी की बोतल दो, इसे कुर्सी पर बिठाओ, ये पिटाई और थकान से बेहोश हो गई है। कुछ पल बाद उसने अपनी आंखें खोलीं और पूछा, वो बच तो गया? वो हमसे नहीं बच सकता मैडम। नहीं नहीं, मेरा मतलब मेरे पति से नहीं था। मैं सर हेनरी के लिए पूछ रही हूँ। वो सुरक्षित तो है ना? हाँ, वो बिल्कुल सुरक्षित है। और वो शिकारी कुत्ता? वो मर चुका है। लड़की ने राहत की सांस ली। शुक्र है भगवान का। वो कितना दुष्ट है, देखो उसने मुझसे कैसा बर्ताव किया है। उसने अपनी आस्तीन ऊपर कर अपनी बाँह दिखाई तो हमें ये देखकर बहुत ही अफसोस हुआ कि उस पर जगह जगह चोटों के निशान थे। और ये तो कुछ भी नहीं, उसने मेरे दिलो दिमाग पर जो जुल्म ढाए हैं उसने मुझे बिल्कुल तोड़ दिया है। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती थी, तन्हाई, धोखा, अत्याचार, सब कुछ, अगर मुझे इतना भरोसा होता कि वो मुझे प्यार करता है। लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि इसमें भी उसने मेरा इस्तेमाल किया है। इतना कहते कहते वो बुरी तरह रो पड़ी। अगर तुम्हारे दिल में अब उसके लिए कोई जगह नहीं है तो हमें जल्दी बताओ कि हम उसे कहाँ ढूंढ सकते हैं। अगर तुमने गैर कानूनी कामों में उसकी मदद की है तो अब हमारी मदद करके अपना प्रायश्चित करो, होम्स ने कहा। उसने जवाब दिया, एक ही जगह है जहां वो भागकर छिपा होगा। दलदल के बीच में एक द्वीप है जहां पर एक पुरानी खदान है। वहीं पर वो अपने कुत्ते को रखता था और वहीं उसने अपने छिपने की भी तैयारी कर रखी है। वो भागकर जरूर वहीं गया होगा। धुंध का पर्दा खिड़की पर सफेद ऊन की तरह फैला हुआ था। होम्स ने उस तरफ लालटेन उठाई। वो बोला, देखो, आज रात उस तरफ कोई भी अपना रास्ता नहीं ढूंढ सकता। वो हंसते हुए ताली बजाने लगी। उसकी आंखें और दांत खुशी से चमकने लगे। अब वो कभी भी अपना रास्ता नहीं ढूंढ सकेगा, वो बोली। आज रात वो उस रोशनी को कैसे देख सकेगा जो हम दोनों ने मिलकर जगह जगह गाड़ी थी। अगर आज मैंने उन संकेतों को उखाड़ फेंका होता तो वाकई वो तुम्हारे चंगुल में फंस जाता। ये जाहिर था कि उसे ढूंढने के लिए हमें धुंध के हटने का इंतजार करना पड़ेगा। हमने लेस्ट्रेड को घर पर छोड़ा और होम्स और मैं सर हेनरी के साथ बैस्करविल हॉल लौट गए। स्टेपल्टन की कहानी अब और देर तक उससे छिपाई नहीं जा सकती थी। उसने बड़ी ही हिम्मत से उस महिला की सारी दास्तान सुनी जिससे वो प्यार करता था। पर उस रात की गतिविधियों से वो काफी थक गया था और सवेरा होने से पहले उसे तेज बुखार ने जकड़ लिया। डॉक्टर मॉर्टिमर ने उसका इलाज शुरू कर दिया। उस मनहूस जायदाद का मालिक बनने से पहले वाली सेहत पा लेने के बाद इन दोनों को अभी दुनिया की बहुत सैर करनी थी।
अगली सुबह सारा कोहरा छंट चुका था और मिसेस स्टेपल्टन हमें उस जगह तक ले गई जहां उन लोगों ने दलदल में एक रास्ता ढूंढ निकाला था। हमें उस महिला की खौफनाक जिंदगी का एहसास तब हुआ जब वो बड़ी खुशी और उत्सुकता से अपने पति का ठिकाना बता रही थी। हम उसे वहीं पक्की जमीन पर छोड़ गए। वहीं हमने देखा कि उन लोगों ने जगह जगह छोटी छोटी लकड़ियां गाड़ रखी थीं, जिनसे उन लोगों को घुमावदार जगह में रास्ता ढूंढने में आसानी हो। सड़े हुए पत्तों की बदबू से हमारा दिमाग भन्ना रहा था और दलदल की जकड़ हमारी एड़ियों पर बनी हुई थी। चलते समय हमें ऐसा लग रहा था मानो कोई पिशाची हाथ खींचकर हमें उसकी गहराई में डुबोना चाहता है। सिर्फ एक बार हमें एहसास हुआ कि हमसे पहले कोई दूसरा उस खतरनाक रास्ते से गुजर कर गया है। एक जगह जंगली घास में गहरे रंग की कोई चीज नजर आई। उस चीज को हाथ में लेने के लिए होम्स कमर तक दलदल में धंस गया और अगर हम लोगों ने उसे पकड़कर नहीं खींच लिया होता तो वो कभी भी उससे बाहर नहीं निकल पाता। उसके पैर में एक पुराना काला जूता था। जूते के अंदर चमड़े पर मेयर्स टोरंटो लिखा था। मिट्टी में नहाना सफल रहा। ये हमारे दोस्त सर हेनरी का खोया हुआ जूता है, उसने बड़े ही मजे से कहा। भागते समय स्टेपल्टन इसे फेंक गया होगा। बिल्कुल। कुत्ते को सुंघाकर सर हेनरी के पीछे छोड़ने के बाद उसने जूता अपने हाथ में ही रखा। जब उसे पता चला कि उसका राज खुल गया है तो वो जूता हाथ में ही लेकर भाग खड़ा हुआ और इस जगह आकर उसने जूता यहाँ फेंक दिया। अब हमें कम से कम ये तो मालूम है कि यहाँ तक वो सही सलामत आ पहुंचा था, लेकिन इससे ज्यादा जानकारी हमें नहीं मिल सकी। हम सिर्फ अनुमान ही लगा सकते थे। उस दलदल में कदमों के निशान मिलना नामुमकिन था क्योंकि गीली मिट्टी हर निशान को मिटा देती थी। जब हम सूखी जमीन पर पहुंचे तो हमने उत्सुकता से इधर उधर कदमों के निशान ढूंढने के लिए नजर दौड़ाई, लेकिन हमें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। अगर हम सूखी जमीन की बात मानते तो स्टेपल्टन ने उस जमीन पर पिछली रात शरण नहीं ली थी। इस बहुत बड़े दलदली इलाके में मानो वो बेरहम और दुष्ट आदमी हमेशा के लिए दफन हो गया था। जहां पर उसने अपना खूंखार कुत्ता छिपाया था वहां हमें उसकी कई निशानियां मिली। वहां हमें एक खान के अवशेष मिले। उस खान के करीब ही खान में काम करने वालों की झोंपड़ियां थीं जिनमें कोई भी नहीं रहता था। इसमें शक नहीं कि उस जगह की भीषण बदबू की वजह से ही वहां कोई नहीं रहता था। इनमें से एक झोंपड़ी में एक जंजीर और चबी हुई हड्डियों के ढेर से अंदाजा लगाया जा सकता था कि कुत्ते को यहीं पर छिपाकर रखा गया था। हड्डियों का एक ढांचा जिसमें भूरे बालों का गुच्छा था वहीं पर पड़ा हुआ था। कुत्ता! होम्स चिल्लाया। घुंघराले बालों वाला छोटा स्पेनियल नस्ल का कुत्ता। बेचारे मॉर्टिमर को अब कभी भी अपना पालतू कुत्ता दिखाई नहीं देगा। खैर, मुझे नहीं लगता कि इस जगह कोई भी ऐसा रहस्य बचा है जिसको हमने पहले ही बेपर्दा नहीं कर दिया है। वो अपने शिकारी कुत्ते को छिपा सकता था, लेकिन उसकी आवाज को नहीं दबा सकता था। इसीलिए बियाबान से कुत्ते के रोने की आवाज आती थी, जिसे सुनकर दिन में भी दिल दहल उठता था। वैसे वो मैरीपेट हाउस में ही कुत्ते को रख सकता था, लेकिन उसमें खतरा था। वो उसको उसी आखिरी दिन वहां ले जाने की हिम्मत कर सका था, क्योंकि उसने सोचा था कि उसकी सारी कोशिशों का अब अंत हो जाएगा। एक डब्बे में एक लेप घुला हुआ था। इसमें कोई शक ही नहीं था कि उसी लेप के कारण कुत्ता चमकने लगता था। शिकारी कुत्ते के बारे में उस परिवार में जो मान्यताएं थीं, उसी की आड़ में वो बूढ़े सर चार्ल्स को डराकर मार पाया था। ये बहुत ही धूर्तता भरी योजना थी, क्योंकि वीराने में अगर किसी को वो कुत्ता दिखाई पड़ भी जाता तो किसकी हिम्मत होती कि उसे करीब से देखने की कोशिश करता। इस तरकीब से वो आदमी शर्तिया मर जाता जिसके पीछे कुत्ते को भगाया गया था। वॉटसन, मैंने लंदन में भी कहा था और अब फिर से कहता हूँ कि हमने आज तक इससे ज्यादा खतरनाक मुजरिम कोई नहीं पकड़ा है। ये नवंबर का अंत था। होम्स और मैं धुंध भरी रात में बेकर स्ट्रीट के कमरे में आग ताप रहे थे। मेरा दोस्त कई कठिन और महत्वपूर्ण केसों की सफलता पर बेहद खुश था। इसीलिए मैं उससे बैस्करविल के रहस्य के बारे में और विस्तार से जानकारी ले पाया। मैं जानता था कि जब वो किसी केस पर काम करता है तो वो किसी दूसरे केस के बारे में बात नहीं करता। उसका तेज दिमाग अपने मौजूदा काम से हटकर पुरानी बातें याद नहीं करता। लेकिन सर हेनरी और मॉर्टिमर लंदन में थे। उनको डॉक्टरों ने सलाह दी थी कि अपनी दिमागी हालत ठीक करने के लिए वे किसी लंबी यात्रा पर निकल जाएं। दोपहर में वे हमसे मिलने आए थे, इसलिए जाहिर था कि हम इसी के बारे में बातचीत कर रहे थे। होम्स ने हमें बताया,
अगर हम स्टेपल्टन नाम के आदमी के नज़रिए से देखें तो ये सारा मामला एकदम साफ था। हालांकि हमें ये सब बड़ा पेचीदा लग रहा था, क्योंकि शुरू में हमें उसकी हरकतों का कोई मकसद मालूम नहीं था। मैंने 2 बार मिसेस स्टेपल्टन से बातचीत की और अब ये मामला पूरी तरह सुलझ चुका है और मुझे नहीं लगता कि कोई भी बात हमसे छिपी रही है। मेरी छानबीन से ये साबित हो गया था कि वो खानदानी तस्वीर झूठ नहीं बोल रही थी और ये आदमी असल में बैस्करविल खानदान का ही था। वो सर चार्ल्स के छोटे भाई रॉजर बैस्करविल का बेटा था, जो बदनाम होकर साउथ अमेरिका भाग गया था, जहां कहा जाता है कि वो बिना शादी किए ही मर गया। लेकिन सच ये है कि उसने वहां पर शादी की थी और उसका बेटा ये आदमी था जिसका असली नाम इसके पिता का ही है। उसने कोस्टा रिका की एक सुंदर लड़की बेरिल गार्सिया से शादी की और बहुत सारा काला धन इकट्ठा करने के बाद उसने अपना नया नाम वॉन्डेलियर रख लिया। फिर वो इंग्लैंड भाग गया, जहां उसने पूर्वी यॉर्कशायर में एक स्कूल खोल लिया। उसने व्यापार का ये जरिया इसलिए चुना क्योंकि रास्ते में उसने एक बीमार टीचर से दोस्ती कर ली थी और उसकी जानकारी का फायदा उठाकर उसने स्कूल को बहुत अच्छी तरह चलाया। लेकिन फ्रेजर नाम के उस टीचर की मृत्यु हो गई और वो स्कूल जो इतना बढ़िया चल रहा था वो धीरे धीरे बदनाम हो गया। अंत में उसे स्कूल को बंद करना पड़ा। अब वॉन्डेलियर ने अपना नाम स्टेपल्टन रख लिया और अपनी सारी दौलत और कीड़े मकोड़ों में अपनी दिलचस्पी के साथ वो दक्षिणी इंग्लैंड आ गया। ब्रिटिश संग्रहालय से मुझे मालूम हुआ है कि वॉन्डेलियर ने यॉर्कशायर में एक पतंगे के बारे में जानकारी दी थी, जिसकी वजह से उसका नाम हमेशा के लिए उस पतंगे के साथ जुड़ गया है। अब हम उसकी जिंदगी के उस पहलू पर आते हैं जो हमारे लिए इतनी दिलचस्पी का कारण रहा है। जाहिर है कि इस आदमी ने छानबीन करके ये पता लगा लिया कि उस बेशुमार दौलत और उसके बीच में सिर्फ 2 ही लोग हैं। ये ख्याल उसके मन में तब भी था जब वो अपनी बीवी को अपनी बहन बताकर डेवनशायर ले गया था। उसे इस्तेमाल करने का ख्याल तब भी उसके दिमाग में था, लेकिन शायद तब तक उसे ये समझ नहीं आया था कि वो अपनी योजना को अंजाम कैसे देगा। उसे हर हाल में जायदाद पाने की चाहत थी और उसे पाने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार था। उसने सबसे पहला कदम ये उठाया कि उस पुश्तैनी घर के आसपास जाकर रहने लगा और फिर उसने सर चार्ल्स और आस पड़ोस में रहने वालों से दोस्ती कर ली। सर चार्ल्स ने खुद ही उसे अपने खानदान के अभिशाप उस शिकारी कुत्ते के बारे में बताया था और इस तरह उसने अपनी मौत का खुद ही इंतजाम कर लिया था। स्टेपल्टन जानता था कि उसका दिल कमजोर है और किसी भी झटके से उसकी मौत बड़ी ही आसानी से हो सकती है। इतनी जानकारी उसे डॉक्टर मॉर्टिमर से मिल चुकी थी। उसने ये भी सुना था कि सर चार्ल्स अंधविश्वासी है और इस भयानक कहानी को गंभीरता से सच मानता है। उसके खुराफाती दिमाग में तुरंत ये विचार आया कि सर चार्ल्स को कैसे जान से मारा जा सकता है ताकि हत्यारे को पकड़ना मुमकिन ही ना हो। ये बात दिमाग में आते ही उसने बड़ी चालाकी से तैयारी शुरू कर दी। कोई छोटा मोटा षड्यंत्रकारी होता तो वो किसी भी खूंखार शिकारी कुत्ते को ले आता, लेकिन उसने शिकारी कुत्ते पर कुछ बनावटी उपाय करके उसे पूरा पैशाचिक रूप दे दिया। लंदन में रॉस एंड मैंगल से उसने कुत्ता खरीदा, जो फुलहैम रोड पर कुत्तों का व्यापार करते हैं। ये कुत्ता बहुत ही बड़ा और खूंखार था। वो उसे चुपचाप बियाबान में लेकर आया ताकि कोई उस पर शक न कर बैठे। कीड़े मकोड़ों की खोज में वो पूरे इलाके को पहले ही छान चुका था, इसलिए वो कुत्ते को छिपाने की जगह को आराम से ढूंढ पाया। यहाँ पर कुत्ते को बांधकर वो सही मौके का इंतजार करने लगा। वो मौका उसे जल्दी हाथ नहीं लगा। बूढ़े सर चार्ल्स को रात के वक्त अपने घर के बाहर निकलने के लिए किसी भी कीमत पर राजी नहीं किया जा सकता था। कई बार स्टेपल्टन अपने कुत्ते के साथ रात में उसके घर के आसपास भी घूमा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसी ही बेकार कोशिशों के दौरान उसको या उसके कुत्ते को किसानों ने देख लिया और उस पैशाचिक कुत्ते की कहानी को एक नया रंग मिल गया। उसे उम्मीद थी कि शायद उसकी पत्नी सर चार्ल्स के विनाश की वजह बन सकती है, लेकिन यहाँ पर वो आज़ाद ख्यालों की बनी रही। वो उस बुजुर्ग को अपने प्रेम जाल में नहीं फंसा रही थी, जिससे वो दुश्मन के जाल में आ गिरे। धमकियों और पिटाई के बाद भी वो नहीं मानी। वो इन सब से दूर ही रही और कुछ समय तक स्टेपल्टन बड़ी ही दुविधा में रहा। जब सर चार्ल्स ने मिसेज लॉरा लियोन्स की मदद करने के लिए स्टेपल्टन की मदद ली तो उसकी सारी दिक्कतें दूर हो गईं। वो अपने को अविवाहित बताकर उस पर पूरी तरह हावी हो गया और उसने उसे यकीन दिलाया कि अगर वो अपने पति से तलाक ले ले तो वो उससे शादी कर लेगा।
लेकिन उसके मंसूबों पर उस समय रोक लग गई जब उसे ये पता चला कि डॉक्टर मॉर्टिमर की सलाह पर सर चार्ल्स वहां से कहीं और जाने वाला है। अब उसे तुरंत कुछ न कुछ करना था, वरना शिकार उसके हाथ से निकल जाता। इसलिए उसने मिसेस लियोन्स पर वो खत लिखने के लिए दबाव डाला जिसमें उसने सर चार्ल्स से विनती की थी कि वो लंदन रवाना होने से पहले शाम को उससे मुलाकात का वक्त दे दे। फिर उसके बाद स्टेपल्टन ने बहुत बहस करके और कई तर्क देकर उसे सर चार्ल्स से मिलने जाने से रोक दिया, और इस तरह स्टेपल्टन को वो मौका मिल गया जिसका उसे बेसब्री से इंतजार था। शाम को जल्दी लौटकर वो अपने कुत्ते को लाया और उसे उस भयानक पेंट से रंग दिया। फिर वो उसे गेट तक लाया जहां उसे उम्मीद थी कि सर चार्ल्स मिसेस लियोन्स का इंतजार कर रहा होगा। अपने मालिक का इशारा पाते ही कुत्ते ने गेट पर छलांग लगाई और सर चार्ल्स के पीछे भागा, जो चीखता हुआ आगे आगे भाग रहा था। उस विशाल काले कुत्ते को देखना वाकई खौफनाक रहा होगा, जिसकी आंखों और जबड़ों से आग की लपटों जैसी रोशनी निकल रही थी। कुछ देर बाद उसे डर की वजह से दिल का दौरा पड़ गया और वो मर गया। कुत्ता किनारे किनारे घास के बॉर्डर पर दौड़ रहा था और सर चार्ल्स बीच रास्ते पर, जिससे सिर्फ सर चार्ल्स के ही पैरों के निशान दिखाई दिए। उसको बेजान पड़ा देखकर कुत्ते ने पास आकर उसे सूंघा होगा, लेकिन मरा हुआ जानकर वापस चला गया होगा। तभी वो कुत्ता वो निशान छोड़ गया होगा जो डॉक्टर मॉर्टिमर को नजर आया था। कुत्ते को वापस बुलाकर जल्दी से छिपा दिया गया होगा और फिर वो केस सभी के लिए एक अनबूझ पहेली बनकर सबको चौंका गया होगा। इस तरह सर चार्ल्स की मौत हो गई। जरा सोचिए, उस दुष्ट ने कितनी चालाकी से ये सारा प्लान बनाया, क्योंकि असली हत्यारे के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो ही नहीं सकता था। उस धूर्त का एकमात्र साथी उसका कभी भी पर्दाफाश नहीं कर सकता था। केस से ताल्लुक रखने वाली दोनों महिलाएं, मिसेस स्टेपल्टन और मिसेस लॉरा, उस पर सिर्फ शक ही करती रहीं। उसकी बीवी जानती थी कि वो चार्ल्स के खिलाफ कुछ साजिश कर रहा है और वो कुत्ते के बारे में भी जानती थी। मिसेस लियोन्स को दोनों ही बातों की जानकारी नहीं थी, लेकिन वो हैरान जरूर थी कि सर चार्ल्स की मौत ठीक उस वक्त हुई जब वो उससे मिलने वाला था, और इस मुलाकात की बात सिर्फ उन्हीं दोनों को पता थी। लेकिन फिर भी स्टेपल्टन को उन दोनों से कोई खतरा नहीं था। उसकी आधी योजना कामयाब हो चुकी थी, लेकिन मुश्किल दौर अभी बाकी बचा था। ये हो सकता है कि स्टेपल्टन को ये मालूम ही नहीं था कि इस दौलत का कनाडा में भी एक वारिस मौजूद है। उसे ये बात जल्दी ही डॉक्टर मॉर्टिमर से पता चल जाती, और हेनरी बैस्करविल के आने की बात उसे डॉक्टर मॉर्टिमर ने ही बताई थी। स्टेपल्टन के दिमाग में सबसे पहले ये आया कि वो कनाडा से आए इस आदमी का लंदन में ही काम तमाम कर दे। अपनी बीवी पर से उसका भरोसा तो पहले ही उठ चुका था जब उसने सर चार्ल्स के लिए जाल बिछाने में मदद करने से इनकार कर दिया था। वो उससे ज्यादा देर तक अलग नहीं होता था, क्योंकि उसे डर था कि वो उस पर अपना रौब खो देगा। इसी वजह से वो उसे अपने साथ लंदन भी ले गया था। मुझे पता चला है कि वे लोग एक प्राइवेट होटल में रुके थे। मेरा एजेंट सबूत ढूंढने के लिए जिन होटलों में गया था, ये होटल उन्हीं में से एक था। वहां पर उसने अपनी पत्नी को कमरे में कैद कर दिया और नकली दाढ़ी लगाकर बेकर स्ट्रीट तक डॉक्टर मॉर्टिमर का पीछा किया। उसके पीछे पीछे वो स्टेशन और नॉर्थम्बरलैंड होटल भी गया। उसकी पत्नी को उसके इरादों की थोड़ी बहुत भनक लग चुकी थी, लेकिन उसे अपने पति से डर लगता था, क्योंकि वो उससे बहुत ही बेरहमी से पेश आता था। इससे पत्नी की हिम्मत ही नहीं हुई कि वो उस आदमी को चिट्ठी लिखकर उसे आगाह कर दे कि उसकी जान खतरे में है। अगर वो चिट्ठी स्टेपल्टन के हाथों में पड़ जाती तो उसकी खुद की जिंदगी भी खतरे में आ सकती थी। आखिर में, जैसा हम सभी जानते हैं कि उसने संदेश बनाने के लिए शब्द काटे और अनजान लिखावट में लिफाफे पर पता लिख दिया। वो चिट्ठी सर हेनरी को मिली और उसे आने वाले खतरे का अंदेशा हो गया। स्टेपल्टन के लिए ये बहुत जरूरी था कि सर हेनरी का कोई कपड़ा हाथ लग जाए जिसे सुंघाकर कुत्ते को काम में लाया जा सके। उसने फौरन इस तरकीब पर काम करना शुरू कर दिया, और इसमें शक ही नहीं कि होटल की मेड को रिश्वत देकर एक जूता चुरा लिया गया हो। लेकिन वो पतला जूता बिल्कुल नया था और इसलिए उसके किसी काम का नहीं था। फिर उसने नया जूता लौटाकर दूसरा मंगवाया, और इससे मेरे मन में विश्वास हो गया कि हमारा पाला एक असली कुत्ते से पड़ रहा है, क्योंकि पुराना जूता और किसी काम में नहीं आ सकता था। जब कोई घटना इस कदर विचित्र होती है तो उस पर और भी बारीकी से खोजबीन होनी चाहिए। जो मुद्दा या पहलू सबसे पेचीदा लगता है उसी पर वैज्ञानिक नज़र से गौर करना चाहिए, क्योंकि वही मुद्दा पूरे मसले को सुलझाता है। फिर अगली सुबह हमारे दोस्त हमसे मिलने आए और स्टेपल्टन ने कैब में उनका पीछा किया। हमारे कमरों और मेरे बारे में उसे जितनी जानकारी थी
और उसके खुद के हाव भावों को देखकर मैं कह सकता हूँ कि स्टेपल्टन अपराध की दुनिया में नौसिखिया नहीं था। पिछले 3 सालों में इस इलाके में चोरी की 4 सनसनीखेज वारदातें हुई हैं, जिनमें से किसी का भी अपराधी पकड़ा नहीं गया। मई में नकाबपोश चोर का सामना करने वाले नौकर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मुझे जरा भी शक नहीं है कि स्टेपल्टन ने अपनी घटती आमदनी की भरपाई इसी तरह के नाजायज तरीकों से की है और कई सालों से वो बहुत ही खतरनाक और खूंखार रहा है। हमें उसकी चालाकी और शातिर दिमाग का अंदाज उसी सुबह लग गया था जब वो इतनी होशियारी से हमें चकमा देकर निकल भागा था। फिर उसने अपने कैब वाले के जरिए मेरा नाम मुझे ही भेजने की जरूरत की। उसी समय से वो समझ गया था कि मैंने लंदन में इस केस को अपने हाथ में ले लिया है और वहां उसकी दाल नहीं गलने वाली। वो डार्टमूर लौट आया और सर हेनरी के आने का इंतजार करने लगा। 1 मिनट, मैंने उसे टोका। इसमें कोई शक नहीं कि तुमने सारे घटनाक्रम का सही सही ब्यौरा दिया है, लेकिन तुमने एक बात नहीं बताई। जब उसका मालिक लंदन में था उस समय शिकारी कुत्ते का क्या हुआ? मैंने इस बात पर गौर किया है और ये भी बड़ा अहम मुद्दा है। इसमें शक ही नहीं कि स्टेपल्टन का कोई साथी जरूर था। हालांकि स्टेपल्टन ने अपनी पूरी योजना उसे बताने की गलती बिल्कुल नहीं की होगी। मैरी पेट हाउस में एक बूढ़ा नौकर था जो स्कूल चलाने के दिनों से ही इस परिवार की नौकरी कर रहा था। उसे जरूर मालूम रहा होगा कि मालिक और मालकिन पति पत्नी हैं। वो आदमी गायब हो गया है और देश से भाग चुका है। इंग्लैंड में एंटनी नाम वाले ज्यादा आदमी नहीं हैं। ये बात गौर करने लायक है कि ये नाम स्पेन में ज्यादा प्रचलित है। मिसेस स्टेपल्टन की ही तरह वो भी अच्छी अंग्रेजी बोल लेता है, लेकिन उसके लहजे में हल्का सा फर्क है। मैंने खुद इस बूढ़े आदमी को स्टेपल्टन द्वारा बनाई गई पगडंडी पर चलते हुए ग्रिम्पेन दलदल को पार करते हुए देखा है। इसलिए ऐसा हो सकता है कि अपने मालिक की गैर मौजूदगी में वही कुत्ते की देखरेख करता हो, भले ही उसे ये नहीं मालूम रहा होगा कि उस दरिंदे का इस्तेमाल किस तरह किया जाएगा। उसके बाद स्टेपल्टन दंपत्ति डेवनशर पहुंचे, जहां जल्दी ही सर हेनरी और तुम भी पहुंच गए। और अब मैं बताता हूं कि उस समय मैंने क्या किया। तुम्हें याद होगा कि जब मैंने वो कागज देखा था जिस पर छपे हुए अक्षर चिपकाए गए थे, तो मैंने गौर से कागज के वाटरमार्क को भी देखा था। मैंने उसे आंखों के एकदम करीब लाकर देखा था और तब मुझे उस कागज से एक धीमी खुशबू का एहसास हुआ था। ये खुशबू व्हाइट जैस्मिन के नाम से जानी जाती है। इत्र 75 तरह के होते हैं और किसी भी अपराध विशेषज्ञ के लिए जरूरी है कि वो इन इत्रों में फर्क करना जानता हो। मेरे अपने तजुर्बे में 1 से अधिक बार केसों का खुलासा सिर्फ इसी वजह से हो पाया है। मैंने इत्र को फौरन पहचान लिया था। उससे मुझे समझ में आया कि इस केस में कोई औरत भी शामिल है और मेरा दिमाग बार बार स्टेपल्टन परिवार की ओर इशारा कर रहा था। इसलिए मैंने कुत्ते का भी पता लगा लिया था और वेस्ट कंट्री जाने से पहले ही मैं भांप चुका था कि मुजरिम कौन है। मैंने स्टेपल्टन पर नजर रखी हुई थी, लेकिन जाहिर था कि अगर मैं तुम्हारे साथ रहता तो मैं अपना काम नहीं कर सकता था, क्योंकि वो भी काफी चौकन्ना था। इसीलिए मैंने सभी को धोखे में रखा, तुम्हें भी। और जब सब समझ रहे थे कि मैं लंदन में हूँ, मैं चुपचाप यहाँ आ गया। मुझे उतनी ज्यादा परेशानी नहीं हुई जितनी तुम समझ रहे हो। हालांकि किसी भी केस की तह तक पहुँचने के लिए ये सब बातें बेकार की होती हैं। मैंने ज्यादातर समय कुंबे ट्रेसी में बिताया और बियाबान वाली झोंपड़ी में सिर्फ तभी रहा जब वारदात की जगह पर होना जरूरी होता था। कार्टराइट भी मेरे साथ ही था और गांव के लड़के के वेश में उसने मेरी बहुत मदद की। खाने और साफ कपड़ों के लिए मैं उसी के भरोसे था। जब मैं स्टेपल्टन पर नजर रख रहा होता तो उस वक्त कार्टराइट तुम पर नजर रखता, जिससे मैं अपना काम आसानी से कर सकूं। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं कि तुम्हारी रिपोर्ट मेरे पास लगातार आ रही थी, क्योंकि हर बात बेकर स्ट्रीट से कुंबे ट्रेसी तक तुरंत पहुंचा दी जाती थी। इससे मुझे बड़ा सहारा रहा, खासकर स्टेपल्टन की कहानी से। मैं तुरंत पहचान गया कि वो स्त्री पुरुष कौन है और अब मुझे क्या करना होगा। भागे हुए कैदी और उसके बैरीमोर दंपत्ति के साथ रिश्ते की वजह से मामला वैसे भी काफी उलझ चुका था। ये भी तुमने बहुत होशियारी से साफ कर दिया था। हालांकि ये बात मैं पहले ही समझ गया था। जिस समय तुमने मुझे बियाबान में देखा था तब तक मैं पूरा मामला जान चुका था, लेकिन मेरे पास कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं था कि मैं कोर्ट में जा सकूं। उस रात स्टेपल्टन के जिस हमले से बेचारे उस अभागे कैदी की जान गई, उसके बल पर भी मैं उसके खिलाफ हत्या का केस साबित नहीं कर सकता था।
मेरे पास उसे रंगे हाथ पकड़ने के अलावा और कोई चारा नहीं था, और ऐसा करने के लिए हमें अकेले और निहत्थे सर हेनरी का चुग्गा उसे डालना पड़ा। हमने ऐसा किया, हालांकि इससे हमारा मुवक्किल दहशत में आ गया, लेकिन हम अपना केस सुलझाने में कामयाब हो गए और हमने स्टेपल्टन को बर्बाद कर दिया। मैं मानता हूं कि सर हेनरी की जान को खतरे में डालकर मैंने बहुत बड़ा जोखिम लिया था, लेकिन हमने इस दिल दहलाने वाले नज़ारे की कल्पना भी नहीं की थी जो उस कुत्ते के अचानक सामने प्रकट होने से पेश आया। हमें उस कोहरे का भी अंदाज़ा नहीं था जिसकी वजह से वो कुत्ता अचानक हमारे सामने आ गया। डॉक्टर मॉर्टिमर और दूसरे जानकारों ने मुझे यकीन दिलाया है कि इस पूरे किस्से से सर हेनरी को जो भी नुकसान हुआ है वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। एक लंबी यात्रा पर जाने से हमारे दोस्त की तबीयत सुधर जाएगी। उस औरत के लिए उसकी मोहब्बत गहरी और सच्ची थी। इस पूरे कांड में उसके लिए सबसे ज्यादा अफसोस की बात यही रही कि उसने उसे धोखा दिया। अब देखना यह है कि उस धोखे में उस औरत का कितना हाथ था। इसमें कोई शक नहीं कि स्टेपल्टन का उस पर जो असर था वो या तो मोहब्बत की वजह से था या फिर डर की वजह से। हो सकता है दोनों ही वजहों से स्टेपल्टन उस पर इस कदर हावी था। वो अपनी चाल में पूरी तरह कामयाब रहा। उसके ही आदेश पर उसने उसकी बहन होने का ढोंग रचा, हालांकि वो उसे कत्ल के खेल में शामिल नहीं कर पाया था। वो अपने पति पर शक उठे बिना जहां तक हो सकता था सर हेनरी को आगाह करने की बार बार कोशिश कर रही थी। खुद स्टेपल्टन में भी ईर्ष्या भरी हुई थी, और अपनी ही चाल के चलते जब उसने सर हेनरी को अपनी बीवी से प्रेम का इजहार करते देखा तो वो आग बबूला हो गया। उन दोनों के बीच नज़दीकियों को बढ़ने का मौका देकर उसने ये बात निश्चित कर ली कि सर हेनरी अक्सर मैरीपेट हाउस आता जाता रहे, जिससे कभी न कभी उसे अपना मनचाहा मौका मिल सके। लेकिन वारदात के ही दिन उसकी पत्नी अचानक उसके खिलाफ हो गई। उसे भगोड़े कैदी की मौत की खबर मिली थी, और वो जानती थी कि जिस शाम सर हेनरी को डिनर पर आना था उसी शाम कुत्ते को आउट हाउस में बांधा गया था। उसने अपने पति का इरादा जानने के लिए उसका सामना किया, जिसके कारण दोनों के बीच काफी कहासुनी हुई। झगड़े के दौरान जब उसे ये पता चला कि उनके प्यार के बीच कोई दूसरा भी है, उसी समय उसकी सारी वफादारी नफरत में बदल गई। स्टेपल्टन समझ गया कि वो उसे दगा दे देगी, इसलिए उसने उसे बांध दिया ताकि वो सर हेनरी को सावधान न कर सके। उसने ये सोचा होगा कि जब सब लोग ये मान चुकेंगे कि सर हेनरी की मौत उसके खानदान पर लगे शाप की वजह से हुई है, तब वो फिर से अपनी पत्नी का मन जीत लेगा और उसे फुसलाकर अपने राज को राज ही बने रहने देगा। लेकिन उसकी चाल उल्टी पड़ गई, और अगर हम नहीं होते तब भी उसकी बर्बादी तय थी, क्योंकि कोई भी औरत इस बेइज्जती को हल्के में नहीं लेती। और अब माय डियर वॉटसन, इस अजीब केस के बारे में मैं तुम्हें और कुछ भी नहीं बता सकता। मुझे लगता है कि अब और कोई बात बतानी बाकी नहीं है। मैंने कुछ सोचते हुए कहा, हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं। अब एक ही समस्या बची है। अगर स्टेपल्टन जायदाद का वारिस बनता तो वो लोगों को ये बात कैसे समझाता कि वो जायदाद का वारिस किसी और नाम से वहीं पास में ही रह रहा था? क्या लोगों को शक नहीं होता और वो छानबीन नहीं करते? ये बहुत मुश्किल बात है वॉटसन। तुम बहुत सारे सवाल पूछते हो। तुम्हें लगता है कि मेरे पास सारे जवाब हैं। मैं पिछली बातों की छानबीन कर सकता हूँ और मौजूदा बातों की भी, लेकिन कोई आदमी आगे क्या करने वाला है इसका जवाब देना मेरे बस की बात नहीं है। मिसेस स्टेपल्टन ने कई बार अपने पति को इस सिलसिले में बातचीत करते सुना था। उसके सामने 3 तरीके थे। वो दक्षिण अमेरिका से ही इस जायदाद पर अपना एक हक जमा सकता था। वो अंग्रेज अधिकारियों को अपनी पहचान का सबूत देकर इंग्लैंड आए बिना ही जायदाद हथिया सकता था, या फिर वो वेश बदलकर कुछ दिन लंदन में बिता सकता था, या वो ऐसे कागजात पेश कर सकता था जिसमें वो जायदाद के वारिस के तौर पर सामने आए। और जहां तक हम उसे समझ पाए हैं, इसमें कोई शक नहीं कि वो इस उलझन से निकलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेता। और अब माय डियर वॉटसन, हमने पिछले कई हफ्तों से बहुत काम किया है, और मुझे लगता है कि कम से कम एक शाम हम अपना दिल बहला सकते हैं। तो फिर आधे घंटे में तैयार हो जाओ और हम एक बढ़िया होटल में डिनर के लिए चलेंगे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। एक और कहानी के साथ जल्दी ही आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अलविदा।